हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल इन्वायरमेंट के बारे में और गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के बारे में। दोनों एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पे रखते हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंट है जब आप अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ते हो। जब आप बिज़नेस इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो या बिज़नेस इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट का एक प्रॉपर टॉपिक नज़र आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आज हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, लीगल फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को या फिर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बिज़नेस है, लेट्स सपोज आपका कोई बिज़नेस है, उस पर कई सारे फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे सप्लायर्स माल देने से मना कर दे, आपके जो है वर्कर्स वो स्ट्राइक कर लें, या और भी तरह तरह की चीज़ें। उन्हीं में से एक फैक्टर आपका आता है लीगल फैक्टर या लीगल इन्वायरमेंट, जो कि लीगल तरीके से, जो कि आपके लीगल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट हम जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो कि लीगल तरीके से या फिर लीगल लॉज बना करके या थोड़े लॉ बना करके या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो कि आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रही हैं। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे लीगल प्रोविजंस के थ्रू आपके बिज़नेस इफेक्ट हो रहे हैं। लीगल डिसीजंस के थ्रू कुछ नया डिसीजन लिया गया है, उसकी वजह से आपके बिज़नेस इफेक्ट हो रहे हैं। आइदर इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिज़नेस पड़ रहा है। तो वो लीगल फैक्टर्स यहाँ पे आपके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, फैक्टर्स हो सकते हैं प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की वजह से हो सकता है, जुरिडिक्शनल डिसीजन की वजह से हो सकता है, लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ता है लीगल इन्वायरमेंट का बिजनेस पे, वो कैसे पड़ता है? डीरेगुलेशन। लेट्स सपोज डीरेगुलेट कर दिया रिसेंटली, अभी यहाँ पे बात हमारी आई थी, अगर आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हो या फिर उसके बारे में कुछ सुनते हो, तो हमारा IEC जो एक्सचेंज है, उसको लेकर के कुछ यहाँ पे रेगुलेटरीज के बारे में बात की गई, जिसकी वजह से ऐसा अब हो गया है कि जो ये IEC 80 to 90% कैप्चर करता था मार्केट को, अब वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ गया। या फिर जो है पहले आपके ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, बट जैसे कि आप देखो क्रिप्टो करेंसी को आप देख लीजिए, तो क्रिप्टो करेंसी क्या था? क्रिप्टो करेंसी में पहले इतना गवर्नमेंट का हाथ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया, अपना एक तरीके से कह सकते हो कि रेगुलेशंस डाल दिए कि उसको टैक्सेबल कर दिया। गवर्नमेंट उस पर नज़र रखेगी, ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखेगी। उसको लीगल नहीं किया, बट ये सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट कर दी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस पे इम्पेक्ट कर गई। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस में थे, उन लोगों के बिज़नेस पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा होगा। तो यहाँ पे डीरेगुलेशंस हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जिसका जो है इम्पैक्ट आपका इस पर पड़ सकता है। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शनल नॉर्म्स हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ सकता है। यहाँ पे वेरियस लॉज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडियन बिजनेस में आपको इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, जब आप लीगल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, या फिर जो है आप पूरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट में ये कुछ आपके मेन इंपॉर्टेंट ऐसे लॉज हैं जिसको लेकर के वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे पूछा जा सकता है कितने तरीके के लॉज हैं, क्या क्या ये बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, या पर्पस क्या है। तो ये एक लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जिसमें आपको ये सारे जो है थोड़े से इन पर्टिकुलर एक्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका कंपनीज एक्ट, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट, जिसको हम फेमा कहते हैं, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल का डिस्प्यूट एक्ट, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, और उसका नेक्स्ट जो है इसके बाद भी आपके आए थे, वो वाले भी आपको जानने ज़रूरी हैं। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का एक्ट, उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक तरीके से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। तो ये ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लीगल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हुए। इन सब एक्ट की इंपॉर्टेंस बताइए एक बिजनेस इन्वायरमेंट में, या फिर बिजनेस को कैसे ये अफेक्ट कर देती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको डीपली भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसको यहाँ कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, बट इसके लिए आप हमारी जो है
कंपनी लॉ के एक्ट के बारे में जहां हमने बात की है, डिस्कशन किया है, बिजनेस को लेकर के जो डिस्कशन हमारा हुआ है वहां ये वीडियोस देख सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस इन इंडिया। गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है बिजनेस को इन इंडिया में? आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कंट्रोल करती है, बट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट का भी कंट्रोल जो है इन सारे बिजनेसेस में होता है। अब वो कैसे होता है वही जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, किस सेक्टर में खर्च करना है। अगर इंडस्ट्रियल जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च करेगी तो उस सिचुएशन में जो बिज़नेस है, जो कि ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट बेचते हैं, उनके लिए एक प्रॉफिट की चीज़ होगी, प्रॉफिट होगी, उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि भैया गवर्नमेंट जो है हर गली में हर रोड पे सड़कें जो है बनाई जा रही है तो वो सीमेंट जो लेगी हम भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेकर के अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, या इंडस्ट्री के लाइसेंसिंग को लेकर के कि इस पर्टिकुलर एरिया में अब काम करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए अब लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, जो स्पेस में आपके रॉकेट्स जाते थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के, वो जो हमारे इंडिया का इसरो जी हैं वो करते थे, हमारी जो एक अथॉरिटी है वो इसरो के पास होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब उसमें भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर्स को जो है अलाउ कर दिया गया है। और कुछ टाइम पहले ही प्राइवेट सेक्टर्स का भी एक जो है कुछ लॉन्च हुआ था, मुझे ज़्यादा इनका आइडिया नहीं होता, बट वो भी उनके द्वारा ही हुआ था, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, या कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर के जिन लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी रास्ता खोल करके। तो इस तरीके से जहाँ पे लाइसेंसिंग को लेकर के या फिर जो है बैरिगेड्स लगे हुए होते हैं उसको हटा दिया जाता है तो वो भी इम्पैक्ट करता है। और अगर उसको ज़्यादा कर दिया जाता है, उसके बैरियर्स बढ़ा दिए जाते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। लेबर लॉस को लेकर के आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वो आपके लिए जो है पॉजिटिव वे में भी जा सकता है। रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स को लेकर के रेगुलेशंस करना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल देती है और आपके बिजनेस को कंट्रोल करती है। रोल क्या है गवर्नमेंट का आपके बिजनेस में? सबसे पहले पास करना, एग्जीक्यूट करना प्रॉपर लॉ, कि भाई ये प्रॉपर लॉ, ये लॉ है और इसको जो है पास किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। मेंटेनेंस करना लॉ का एंड ऑर्डर्स का, जो भी लॉ और ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना। प्रोवाइड करना मनी एंड क्रेडिट, लोगों को मार्केट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको मनी प्रोवाइड करना, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना यानी कि हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को फैक्ट्री बना करके देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रॉपर रोड बना करके देना, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की जो है आपकी फैसिलिटी अवेलेबल कराना, जैसे कि ट्रेन के थ्रू भी अगर आपका माल जा रहा है, या फिर जो है पूरा आपके लॉजिस्टिक का जो सप्लाई मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से बने रहे, तो वो जो रोड अगर ठीक होगा तो, या फिर जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक होगी तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पॉसिबली हो पाएंगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है रिसर्च। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे देती है उन कंपनीज़ को कि अगर आप जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना जो है इतना परसेंटेज या फिर अपना बजट का इतना परसेंटेज यूज़ कर रहे हो तो हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट खुद भी इनिशिएटिव लेती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाए, ताकि जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई इनोवेशन की जा सके, नए इनिशिएटिव्स लिए जा सके। सो रिसर्च में भी गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल प्ले होता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जो है नए नए आपकी रिपोर्ट्स के तहत, अलग अलग रिपोर्ट्स के तहत इन्फॉर्मेशन देती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने इतना अच्छा काम किया, टोटल इतनी सेल हुई, इतनी मार्केट जो है कैप्चर हो रही है, ये मार्केट बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी देती है। साथ ही साथ आज के टाइम में जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी सेटअप्स किए जा रहे हैं, ताकि अगर किसी को कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है या स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज एंड प्रिजर्विंग कंपटीशन। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रोल है। आप सोचिए कि क्या रिलायंस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मार्केट में अपने 90% ऑफ द कॉम्पिटिटर, इनफैक्ट वो कॉम्पिटिटर भी नहीं है, 90% ऑफ सप्लायर्स की जो है वो कंधे पे ऐसे हाथ रख के उनको दबा सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी फॉर देम, बिकॉज वो अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन चुके हैं, इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। सो क्या ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है?
पॉसिबल है ऑब्वियसली, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ये चीज़ें होने से रोकती है। गवर्नमेंट रोकती है कि कोई भी एक प्लेयर जो है मोनोपोली बन के ना खड़ा हो जाए और पूरी मार्केट को खुद चलाने ना लग जाए। आप खुद देखिएगा जो भी बहुत बिगेस्ट मोनोपोलीज हैं, जैसे कि आपकी रेलवे मोनोपोली है, वो इन जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कोई प्राइवेट प्लेयर मोनोपोली खड़ी ना कर दे, ऐसा ना हो बाकी सबको दबा के और खुद खड़ा हो जाए। और यहाँ पे वो कोशिश करती है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे। तो ग्रोथ ऑफ मोनोपोली को कंट्रोल करना एंड प्रिजर्व करना, क्या, कंपटीशन को। अवॉर्डिंग पेटेंट राइट्स एंड कॉपीराइट्स, यहाँ पे क्या है, पेटेंट्स के राइट्स एंड कॉपीराइट्स को अवॉर्डिंग करना, वहाँ पे पेटेंट्स राइट्स को जो है बनवाना या कॉपीराइट को जो है एक तरीके से रजिस्टर्ड कराना। ठीक है। इकोनॉमिक रोल्स जो है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक तरीके से रोल क्या है गवर्नमेंट का। यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक रोल में देखा जाए तो गवर्नमेंट प्लानिंग रोल करती है, प्लानिंग बनाती है, रेगुलेटरी बनाती है, प्रमोशन करती है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लेकर के रोल्स उसके होते हैं। स्टेट इंटरवेंशन एंड द मार्केट, स्टेट का इंटरवेंशन कैसे होता है, बेसिक फंक्शन को लेकर के, इंटरमीडिएट फंक्शन को लेकर के और एक्टिविस्ट फंक्शन को लेकर के, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कंट्रोल्स करना या फिर कोर्सिव या इंड्यूसिव कंट्रोल करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करना, इफेक्ट करना कंपटीशन पे, प्रमोशनल कंट्रोल्स करना या रेगुलेटरी कंट्रोल्स करना। रीज़न क्या है आखिर स्टेट इंटरवेंशन का इस किसी भी बिजनेस पे, सबसे पहले प्रोवाइड लीगल स्ट्रक्चर, बिना लॉफुल और ऑथोराइज स्ट्रक्चर के यहाँ पे फ्री मार्केट ऑपरेटर्स जो है वो अकर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योर किया जाता है फ्री मार्केट ऑपरेशन की कोई भी जो है हर्डल ना हो, कोई हर्डल ना है और बल्कि फ्री मार्केट में ऑपरेशंस चलते रहे। प्रोवाइड करना गुड्स थ्रू अदर सोर्सेज के थ्रू भी गुड्स को प्रोवाइड करा सकने की फैसिलिटी, जैसे पब्लिक सर्विसेज में इंक्लूड होता है वाटर, सीवरेज सर्विस, पार्क, यहाँ पे नेशनल डिफेंस एटसेट्रा। तो ये सारे आपको कौन कराता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो गुड्स जो है थ्रू अदर सोर्सेज भी वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइडेंटिफाई किया जाता है सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इंक्लूड है ऑक्यूपेशन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इनकम, वेल्थ एंड कहाँ से जो है कैसे लोग जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम का, एडजस्टमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बेहतर एक तरीके से कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि सबका एक नज़रिया ठीक तरीके से बना रहे, हर कोई जो है एक बेसिक लाइफ एटलीस्ट जी सके। तो मेंटेनेंस करना ऑफ पब्लिक सर्विसेज, चेंजिंग करना एटीट्यूड, इंश्योर करना फुल एम्प्लॉयमेंट हो, कंट्रोल करें फ्लक्चुएशंस पर और एट्सेट्रा। प्रमोट करना एंड मेंटेन करना हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि कोई अगर हाई लेवल की एक्टिविटीज़ है उसमें इंटरवेंशन करना, उसमें इंटीग्रल और एसेंशियल कंपोनेंट्स रखना। नेक्स्ट इज एक्ट एज सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस डेवलपमेंट मार्केट इकोनॉमिक्स, कुछ बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है सरपास कर जाते हैं 1/3 ऑफ देयर जीडीपीज। तो वहाँ पे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सोर्सेज को जो है एक्ट करना, एक तरीके से एक्ट की तरह निकल के आता। तो ये सारे आपके विचुअल फॉर नेशनल प्रोडक्शन, फ्री एंटरप्रेन्योर्स, इकोनॉमिक रेगुलेशन, प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारे आपके वो पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेगुलेटरीज बॉडी जो मॉनिटर करती है आपके रेगुलेट करती है अदर चीज़ों को, जैसे आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है, सेबी जो है आपकी मार्केट को रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल मार्केट्स को, ट्रायल जो आपकी है जो कि आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स की मार्केट को ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, ताकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ना खेलने लग जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। तो यहाँ पे एक्सटेंट क्या है स्टेट इंटरवेंशन का, कि स्टेट इंटरवेंशन कितने तक, कहाँ तक, किस हद तक या किस बाउंड्री तक हो सकती है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस, यानी कि वॉर है, टेररिज्म है, अटैक है, उससे आपको जो है सेव किया जाता है। मेंटेनेंस किया जाता है लॉ का और अदर ऑर्डर्स का, जो कि अदर नेशन के होते हैं या विद इन नेशन के होते हैं। प्रोटेक्शन करना फ्रॉम कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एंड फ्रॉडरी, कॉर्पोरेट के फ्रॉड से या फिर उनकी गलतियों को से आपको प्रोटेक्ट करना। कंट्रोल करना एंड प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी के राइट्स को, और किसी भी इशू ऑफ मनी का ऊपर जो है कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक्स उन्होंने बनाया आरबीआई एक्ट के तहत, आपका आरबीआई बना, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ डिसाइड करता है और अदर बैंक्स को रेगुलेट करता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की, जहाँ पे जो है कोस्ट अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ मनी आर कंट्रोल बाय यूजिंग मॉनेटरी मेथड। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कोस्ट अवेलेबिलिटी है एंड
जो यूज़ ऑफ मनी है उसको कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी मेथड से, यानी कि देश में जो पैसा है उसको किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो वो धड़ल्ले से उड़ाने लग जाते हैं। कोई चीज़ अगर सस्ते में भी नहीं मिल रही है तो कहते हैं ठीक है, तो मुझसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, मुझसे पैसा और ले ले, तो वो और ज़्यादा देने लग जाते हैं। इस तरीके से क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करना ताकि लोग थोड़ा सा पैसा, ठीक है, ज़्यादा खर्च भी, इतना भी ज़्यादा खर्च ना करें और इतना कम भी खर्च ना करें, एक बैलेंस इक्विलिब्रियम बनता चला जाए कि हाँ अब मान लो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, मॉनेटरी पॉलिसी से कोई पॉलिसी से कुछ और चीज़ें बढ़ा दी, घटा दी, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, लोगों को लगेगा हाँ थोड़ा सा आप खर्चा कम करते हैं, तो इस तरीके से वो बैलेंस में आ जाएगा, महंगाई थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएगी और वहाँ पे इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम बनता चला जाएगा। सो यहाँ पे और जैसे उनको लगता है कि नहीं अब तो ये कुछ ज़्यादा ही पॉकेट में रखने लगे हैं, तो वो और ज़्यादा उसमें जो है उनको एक ऐसा करते हैं कि रेट्स कम कर देते हैं ताकि उनकी जेब से पैसा निकले, वो कहें कि चलो अब तो और उड़ाते हैं, और जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। यहाँ पे अब जो है मॉनेटरी मेथड्स जो है, जो कि आप कह सकते हो कि यूज़ किए जाते हैं, उनमें से कैसे उन मेथड्स के थ्रू जो है कैसे आपका मनी ऊपर नीचे फ्लो होता है, वो हम इकोनॉमिक्स में भी कई बार 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक की ग्रोथ को सपोर्ट करना, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे वो मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बनी रहे वो मेंटेन करना, आपका BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम बना रहे वो जो है वहाँ पे अचीव करना, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रहे उसके लिए ये सारी पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये सब है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, कि भैया इनइक्वालिटीज़ कम हो। टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो कितने टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। सबसे पहले एक्सपेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जहाँ पे रिडक्शन किया जाता है पॉलिसी रेट्स में, पॉलिसी के रेट्स घटाए जाते हैं, जैसे आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ताकि जो है मार्केट में पैसा निकल के आए, मार्केट में लोग और खर्चा करें। तो यहाँ पे रिड्यूस किए जाते हैं मार्केट्स के ये सारे रेट्स, उसको कहा जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इस पॉलिसी का कि आपका जो इन्फ्लेशन कंडीशन है आपकी मार्केट में, उसको कंट्रोल किया जाए बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी, जिसके पीछे रीज़न होता है, या कह लीजिए कि जो किस कारण से किया जाता है कि भाई सप्लाई रोक करके, सप्लाई कम करके, कॉन्ट्रैक्ट करके जो है यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि कॉम्बाइन किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सप्लेनेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इन दोनों का मेल जोल कुछ करके कि कुछ रेट बढ़ा दिए, कुछ घटा दिए, बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट घटा दिया, ताकि एक थोड़ा सा बैलेंस बने रहे, तो काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो है सर्टेन प्री डिफाइंड सेट ऑफ लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो है द फ्रीडम ऑफ व्हाट डिसीजन टू बी टेकन अंडर विच कंडीशन इज गिवन टू सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है कि भैया किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है, वो सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, और अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, दे कैन ऑल्टर द रूल्स, अकॉर्डिंग टू दैट वो ऑल्टर कर सकते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को और मनी की सप्लाई को। नेक्स्ट इज वो टूल्स क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। दो टूल्स हैं, दो तरीके के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव इट मीन्स आप रेट्स में चेंजेस कर रहे हो, एंड व्हेन इट कम टू द क्वालिटेटिव वहाँ पे रेट्स की बात नहीं होती। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आता है बैंक रेट। ये जो रेट होता है वो चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, जो कि आप जो है वहाँ मतलब जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं उसका रेट होता है, जो कि यहाँ पे चार्ज किया जाता है। करेंटली ये रेट 5.15 के अप्रॉक्स चल रहा है। अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली भी एक मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसका मैं अभी अपडेट नहीं देख पाई हूँ, तो इसलिए बैंक रेट देखा जाए तो रिसेंटली 5.15 है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप उसको अपना चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ मार्केट से परचेज़ की जाती है। मार्केट में जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ लोगों के पास हैं उनसे वो वापस खरीद ली जाती है, तो ओपन मार्केट में ऑपरेशंस करना। सो द प्रोसेस होता है इसमें सेलिंग और बाइंग का ऑफ वेरियस एसेट ऑफ अ कंपनी बाय द RBI लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, शेयर एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे खरीद भी ली जाती है और बेची भी जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है बेचने का और सेल बाय करने का, ये सारी एसेट्स ऑफ
कंपनी जो कि आरबीआई की होती है, जिसको हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं, गोल्ड्स कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स कह सकते हैं, ये सारी ओपन मार्केट में सेल परचेज करके ली जाती हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि ओके, सो नेक्स्ट है आपका वेरिएशन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व की रिक्वायरमेंट का वेरिएशन, जिसमें आपका कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 2 रेशियोज आती हैं, सीआरआर और एसएलआर। देखो, जब भी बैंक के पास आप पैसा जमा कराने जाते हो तो बैंक के पास आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर होंगे। लेट्स सपोज बैंक के पास सब कस्टमर्स का पैसा आ गया है, इकट्ठा हो गया है और वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो गया है। मान लो कि 1 लाख करोड़ रुपए उनके पास इकट्ठे हो गए हैं। अब बैंक वालों के लिए सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। वो तो मतलब मैनेजर और वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब जो है गार्ड के साथ बैठ जाएंगे बंदूक लेके, ताकि कोई लूटने ना आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए क्या होता है, बैंक के पास जितना भी पैसा होता है वो पैसा, कुछ पैसा अपने पास रखती है, कुछ आरबीआई को देती है और बाकी एज अ लोन लोगों में बांट देती है। अब यहाँ पे जो पैसा वो अपने पास रखेगी एज वेल एज जो पैसा आरबीआई को देके जमा कराएगी, वो पैसा जो है एक आपका लिमिट होता है, एक आपका परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज आपकी आरबीआई डिसाइड करती है। अब जो पैसा आप आरबीआई के पास जमा कराते हो दैट इज कॉल्ड सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। एंड जो पैसा आप अपने पास रखते हो वो इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास कैश विड्रॉल के लिए आए, आपके दर से खाली हाथ ना जाए, और उसके लिए उस रेशियो को जो बोला जाता है वो होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपीज़ एज अ बैंक इकट्ठे हुए हैं और गवर्नमेंट ने डिसाइड, नॉट गवर्नमेंट सॉरी, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 4% सीआरआर है और 5% आपका एसएलआर है। तो यहाँ पे 4 रुपये तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, 5 रुपये आपको अपने पास हर वक्त रखने पड़ेंगे और बाकी का जो अभी है आप उसको लोन के तौर पे दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जो कि वो रेट होता है जिस रेट में आपके जो है आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और वहाँ पे कमर्शियल बैंक्स भी जो है आरबीआई से लोन लेती है। तो इनके बीच में जो रेट डिसाइड होते हैं वो एक साइड रेपो रेट होते हैं और दूसरी जगह में वो रिवर्स रेपो रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे रीपर्चेज अग्रीमेंट किए जाते हैं, जो कि आपका बोरो मनी, जो बैंक से मनी बोरो करने के लिए किए जाते हैं। सो यहाँ पे रीपर्चेज अग्रीमेंट होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं ताकि बैंक से जो है पैसा आप बोरो कर सकें। तो वहाँ पे आपके जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग यानी कि एक तरीके का टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है कमर्शियल बैंक्स द्वारा, और वो ये टूल यूज़ करते हैं ताकि वो जो है मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके और रेगुलेट कर सके अपना रैशनल फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द पब्लिक, लोगों को क्रेडिट जो है प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप लोन लेने जाते हो तो 10 लाख की लेट सपोज आपने एसेट बैकअप में रखी है, तो आपको पूरा 10 लाख का लोन नहीं मिलता है, उसके अगेंस्ट में आपको जो है 8 लाख 7.5 लाख इतना लोन मिलता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मार्जिन वो खुद के लिए भी सेफ गार्ड करके रखते हैं कि कल को अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उनके पास एटलीस्ट वो पेमेंट तो हो जो कि उनका इंटरेस्ट पे कवर अप कर ले और बाकी के खर्चे भी वहाँ पे कवर अप कर ले। सब मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में आपका वो रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। यहाँ पे जो है रेगुलेशन होता है ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट की भैया पर्सनल डेब्ट जो आपने लिए हैं गुड्स और सर्विस के लिए। मोरल ससेशन यानी कि परसुएशन करना एंड रिक्वेस्ट करना कंबाइन, ताकि जो है एक मोरल ससेशन का फॉर्म बन सके। डायरेक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे कि डायरेक्ट एक्शन लेकर के किसी भी बैंक के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। जैसे कि आपने कई बार पिछले भी सुना होगा कि सेंट्रल बैंक की न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने जो है इन पर्टिकुलर बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, इतना जो है आप विड्रॉल नहीं कर सकते, इतना अमाउंट जो है आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट या फिर डायरेक्ट एक आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है इन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर काम करवाने की। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बिजनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करते हैं। भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं थोड़े से सामान सस्ते हो जाएंगे और लोग उसको शायद थोड़ा और बेटर तरीके से खरीद सकें। डिफ्लेशन है तो यहाँ पे यानी मंदी का दौर है तो उसको भी कंट्रोल करते हैं ताकि लोगों की डिमांड बढ़ जाए। अवेलेबिलिटी जो है वो कराते हैं मनी एंड क्रेडिट की, मार्केट में सब मनी की
जो है सप्लाई उसका अवेलेबल कराना, कि अगर कैश कम पड़ रहा है तो उसको मार्केट में अवेलेबल कराना, या फिर क्रेडिट अवेलेबल कराना यानी लोन वगैरह। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है इंटीग्रेटेड, कि भैया किस रेट पे आपका जो है लोन जाएगा, किस रेट पे जो है आप लोन के पेमेंट कराओगे, EMI क्या होगा। इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग यहाँ पे होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन कराया जाता है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी होती है आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद RBI और फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद योर गवर्नमेंट पॉलिसीज, जहाँ पे आपके टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये पूरी पॉलिसी होती है। ये एक तरीके का आपका इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है टैक्स स्ट्रक्चर को, एक्सपेंडिचर्स को, बोरोविंग्स को एंड पब्लिक के डेप्ट मैनेजमेंट को विद इन अ कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर। एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट देखती है कितना टैक्स से कलेक्शन हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारी चीज़ें उसकी पॉलिसीज़ में होती है। प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे टैक्सेशन यूज़ करते हैं एज अ चैनल ऑफ डाइवर्सिटी इन द फंड ऑफ गवर्नमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है फिस्कल पॉलिसी का वो ये है कि पब्लिक डेप्ट जो है वो मैनेजमेंट की जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट के लोन्स। साथ ही साथ अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि में इसको यूज़ किया इसका रोल होता है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ करा सके। जैसे अभी हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अंडर डेवलप भी नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है, अभी डेवलपिंग है, ये अभी जो है डेवलपिंग कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी फिस्कल पॉलिसी का जो रोल होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके और यहाँ पे जो है एक स्टेबिलिटी भी बनी रहे जो हम काम कर रहे हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक दोनों की जो हमने स्टेबिलिटी उस कंट्री ने हासिल कर ली है उसके वो एटलीस्ट स्टेबल रहे, यानी कि जो ग्रोथ उसने हासिल कर ली है वो स्टेबल बनी रहे। नेक्स्ट इस ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिस्कल पॉलिसीज़ का, इफेक्टिव मोबिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का एंड डेवलपमेंट का, टैक्सेशन को लेकर के, पब्लिक सेविंग्स का, पब्लिक सेविंग्स यहाँ पे के साथ साथ आपका प्राइवेट सेविंग्स भी बढ़ती रहे, इफेक्टिव एलोकेशन हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, यहाँ पे इनइक्वालिटी इनकम और वेल्थ में जो है वो कम की जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहे, बैलेंस जो है रीजनल डेवलपमेंट का वो बैलेंस्ड रहे, कंट्रोल रहे किस में, डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल रहे या फिर जो है फेवरेबल रहे, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहे, इंक्रीजिंग हो नेशनल इनकम में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो अर्निंग बढ़ता रहे। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़ में आपका जो है वो कितने टाइप की फिस्कल पॉलिसीज़ हो सकती है। सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है और टैक्सेस को कम करती है ताकि मार्केट में पैसा ज़्यादा आए, लोगों के हाथ में पैसा जो है वो रहे, वो टैक्सेस के तौर पे सारा ना निकल जाए और जो एक गैप बन गया है उसको फिलअप किया जा सके, तो यानी लोगों के हाथ में पैसा बढ़ सके। अब लोगों के हाथ में पैसा बढ़े वो गवर्नमेंट स्पेंड करके कैसे करेगी, देखो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, वहाँ पे मजदूरी पे लोगों को रखेगी, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स निकालेगी, ठेके निकलेंगे, उससे जो है लोगों को गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी। अब लेट सपोज ज़रूरी ऐसे नहीं है सिर्फ ठेके ही निकलते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, लेट सपोज कि किसी कोई नई सिस्टम में नई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी या कोई हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ पे आपके अकाउंटेंट्स की भी जॉब आएंगी, वहाँ डॉक्टर्स की भी जॉब आएंगी, जो है आपके कंपाउंडर्स की भी जॉब आएंगी, A to Z सारी जॉब्स आएंगी। सो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाती है ताकि मार्केट में पैसा जाए और साथ ही साथ वहाँ पे एक आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और यहाँ पे ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपकी कॉन्ट्रैक्चुअलरी फिस्कल पॉलिसी। ये यूज़ की जाती है ये जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, ये यहाँ पे इन्फ्लेशनर गैप को जो है फॉर्म्ड जब इकोनॉमी में हो गया है इस एक्सपेंडिंग रैपिडली, तो ये वाली आप जो है फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कम की जाती है और टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट पैसा अपना अंदर ले लेती है ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा ना रहे, और जो है टैक्सेस भी बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ से जो है पैसा टैक्सेस के तौर पर भी निकल जाए और मार्केट में भी कम हो। तो वो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है वो थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि सबके हाथ में फिर पैसे नहीं रहते, तो फिर जो है चीज़ें वैसे नॉर्मल रेट पे आकर बिकने शुरू हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसीज़ के क्या है, टैक्सेशन के थ्रू, पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक बोरोइंग, इस तरीके से जो है फिस्कल पॉलिसीज़ के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का, किसी भी बिजनेस पे फुल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल जस्टिस होता है। नेक्स्ट इज एग्जिम पॉलिसी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इज़ योर एग्जीम पॉलिसी। एग्जीम पॉलिसी इज़ व्हाट? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़। जब हमारे देश में जो है बिज़नेस का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, तो उस टाइम पे ये भी समझा गया कि भैया सिर्फ अपने देश में जो है माल बना करके बेचने से काम नहीं चलेगा, हमें बाहर से भी लोगों से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा एज़ वेल एज़ उन्हें भी बेचना पड़ेगा, तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एग्जीम पॉलिसीज़ बनाई, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें एक्सपोर्ट को लेकर के जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी और एक्सपोर्ट को ग्रो करने की कोशिश की गई, और इंपोर्ट में भी यहाँ पे बहुत सारी जो है एक रास्ते खोले गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ बना करके एक फॉरेन एक्सचेंज कमाने का भी रास्ता खोला गया, क्योंकि आप जब बाहर बेचते हो तो बाहर से आपको डॉलर्स में पेमेंट आती है, दूसरी करेंसीज़ में पेमेंट आती है, फॉरेन करेंसीज़ में पेमेंट आती है, जो कि एक आपके देश का फॉरेन रिजर्व को बढ़ा देती है। तो इसीलिए फॉरेन करेंसी जो है आपकी एग्जीम पॉलिसीज़ में फॉरेन करेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ पूरी मार्केट एज अ आप ग्लोबलाइजेशन देख सकते हो, एज अ मार्केट पूरी वर्ल्ड को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का, कि भाई एक सस्टेनेबल ग्रोथ बन सके एक्सपोर्ट्स का जो है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल जो एसेंशियल है वो प्रोवाइड किए जा सके, साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को जो है बूस्ट किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी यहाँ पे बन सके, ऑफर हो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज, एंड उसकी पोजीशनिंग डोमेस्टिक गुड्स की सर्विसेज की इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के की जा सके। एग्जीम पॉलिसी का जो है इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसा पड़ता है, इम्पैक्टेशन यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में आपके इन सब के पोर्शन पे पड़ जाते हैं। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे आज हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की आपकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका सबसे बड़ा है वो है आपका बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो आपका लीगल इन्वायरमेंट एंड आपका गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को लेकर के है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।